अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कल हमारा रह गया था वो बेसिकली ये था कि हमने मीडियस्टाइनम करना था। मीडियस्टाइनम क्या है? हमारी जो थोरेसिक कैविटी है ना, उसको हमने डिवाइड किया होता है 4 स्पेसेस के अंदर। उसको हम मीडियस्टाइनम कहते हैं। उसमें हमारे पास सुपीरियर मीडियस्टाइनम आता है, ऊपर वाला। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर आता है। ठीक है, और इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो हम बेसिकली एक एनाटॉमिकली इसको डिवाइड करने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल मीडियस्टाइनम है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जो पैराट्रेकियल फेशिया है, ठीक है, या प्री ट्रेकियल फेशिया जो है, वो कौन से मीडियस्टाइनम से रिलेटेड होता है? अच्छा, और जो प्री वर्टिब्रल होता है वो कौन से मीडियस्टाइनम से रिलेटेड होता है? हाँ जी, ये दोनों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्री ट्रेकियल एंटीरियर से और प्री वर्टिब्रल जो है वो सुपीरियर से रिलेटेड होता है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ना मीडियस्टाइनम के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई कि ये सारे याद हो जाएं। अगर किसी को सारे नहीं याद होते तो ये बेसिकली रटा है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ, वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, जो हमारा सुपीरियर मीडियस्टाइनम है ना, उसमें हमारे पास आती है फेरेनिक नर्व, वेगस नर्व, thoracic ducts, left recurrent laryngeal, brachiocephalic vein, aortic arch, thymus, trachea, lymph nodes और esophagus। इसमें से ना आपको फेरेनिक, वेगस, ठीक है, ट्रेकिया और थाइमस और aortic arch ये याद होने चाहिए। इसका वैसे निमोनिक है प्राइवेट लेफ्ट बैटल। ठीक है, इसी ऑर्डर में है। ये पिक्चर्स जो है ना, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप चाहे इसको निमोनिक वाइज याद कर लो। अगर किसी को वैसे ही याद हो जाता है देन वेल एंड गुड। सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो पेपर में अक्सर जिनका क्वेश्चन आ जाता है ना, वैसे तो मीडिया स्टाइनम में फेशिया से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, पर फेशिया के अलावा वो अक्सर थाइमस का या अयोर्टिक आर्च का पूछ लेते हैं कि ये किस किस मीडिया स्टाइनम में लोकेटेड है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है आपका जो मिडल मीडियास्टाइनम है। जो मिडल मीडियास्टाइनम है ना, वो एरिया है मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, इसमें क्या आता है कि इसमें एंटीरियरली पेरिकार्डियम होता है, हार्ट होती है, ग्रेट वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसको याद करना इजी है। इसमें थोड़े से कंटेंट्स होते हैं, तो इसका ना एज सच कोई निमोनिक नहीं है। ठीक है, और इसमें से ना क्वेश्चंस भी उतने नहीं आते। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड नो कि मिडिल मीडियास्टाइनम में आपके पास हार्ट होता है विच इज़ इनक्लोज इन द पेरिकार्डियम। आर्टरीज होती हैं, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, उसकी ब्रांचेस, और आपके पास 4 पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा होती हैं। यानी बेसिकली जो हमारा पल्मोनोलॉजी का सिस्टम है ना, वो सारा जो होता है ना, वो हमारे पास होता है हमारे मिडल मीडियास्टाइनम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बेसिकली रट्टा है, तो इसलिए मैं इसको ना जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। जो आपका इंटीरियर मीडियास्टाइनम है ना, उसकी आई डोंट नॉट हैव अ पिक्चर यहाँ पर। ठीक है, बट आपका जो इंटीरियर मीडियास्टाइनम है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर टीज होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया, थाइमस, ठीक है, ये और डायाफ्राम, ये आपके इंटीरियर मीडियास्टाइनम के अंदर होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया, थाइमस एंड द डायाफ्राम।
अच्छा, फेशिया हमारे पास ना अक्सर पेपर में हमसे 2 फेशिया का पूछते हैं। एक प्री ट्रेकियल फेशिया पूछते हैं, जो ट्रेकिया के साथ होता है, ठीक है? और एक पूछते हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया, जो आपकी वर्टिब्रास के साथ होता है, ठीक है? इनका बेसिकली कनेक्शन पूछा जाता है कि ये किस-किस मीडियास्टाइनम के साथ कनेक्टेड है, यानी अगर इधर कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, तो वो किस मीडियास्टाइनम में जाएगी। बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या आता है कि प्री ट्रेकियल फेशिया में इन्फेक्शन हो गई है, तो वो कहाँ पे जाकर स्प्रेड होएगी। तो बिल्कुल जैसे जो डॉक्टर हाजरा ने लिखा है कि प्री ट्रेकियल जो है वो एंटीरियर मीडियास्टाइनम में स्प्रेड होगी, और प्री वर्टिब्रल जो है ना वो सुपीरियर मीडियास्टाइनम में स्प्रेड होगी। मतलब बेसिकली हमने की है कि अगर इन ट्रेकियाज में इन्फेक्शन हो जाती है ना, इन फेशियाज में, तो फिर ये स्प्रेड कौन से मीडियास्टाइनम में होती है, या कहाँ के स्ट्रक्चर्स मोस्ट लाइकली पहले अफेक्टेड होंगे। अच्छा, लास्टली जो हमारा मीडियास्टाइनम आता है ना, वो हमारा आता है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, ठीक है? ये भी याद करना है, इसके कंटेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी को नहीं ना याद होता, तो फिर एटलीस्ट आपने ये एजाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट्स जो है ना, ये और अयोर्टा, ये आपको पता होने चाहिए कि ये तो लाजमी हमारे इस मीडियास्टाइनम में आते हैं। बेसिकली जो आपका पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम है ना, उसके अंदर जो निमोनिक हमारे पास है वो है डेट्स, डिसेंडिंग अयोर्टा, एजाइगस एंड हेमीजाइगस वेन्स, thoracic duct, esophagus and the sympathetic trunk या गैंग्लिया, ठीक है? यहाँ तक हमारा जो मीडियास्टाइनम पोर्शन है ना, वो एंड हो गया है, ठीक है? इसमें बेसिकली रटा है, या आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर किसी से नहीं, सारा नहीं याद होता, तो एटलीस्ट ट्राई कि जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो आपके याद हो जाए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो एनाटमी में हमारे पास लास्ट पोर्शन आता है ना, वो बेसिकली आता है डायाफ्राम। जो आपका डायाफ्राम है ना, वो क्या है कि वो एक फाइब्रोमस्कुलर शीट है, ठीक है? दिस इज आवर डायाफ्राम। ये एक फाइब्रोमस्कुलर या मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर है, जो कि सेपरेट करता है हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। अगर ये ना हो तो क्या हो कि हमारे जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो इंटरमिक्स हो जाएं, एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हो जाएं, और एक दूसरे को कंप्रेस करके उनका फ्लो रोक दें, ठीक है? इसलिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका एक बैरियर होता है, वो होता है हमारा डायाफ्राम। जो हमारा डायाफ्राम होता है ना, इसकी आपके पास नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो नर्व सप्लाई, ये अक्सर पेपर में आती है। कोई मुझे बता सकता है कि डायाफ्राम की नर्व सप्लाई क्या है? हाँ जी, वी आर स्टडीइंग एनाटमी ऑफ थॉरैक्स। अच्छा, फेरेनिक कहाँ तक है? अच्छा, बेसिकली जो हमारा डायाफ्राम है ना, उसकी जो मोटर सप्लाई है ना, वो तो आपके पास फेरेनिक है, ठीक है? हाँ जी, ड्यूअल सप्लाई है डायाफ्राम की। जो मोटर सप्लाई है ना, वो तो सिंगल है। मोटर सप्लाई डायाफ्राम की आपके पास है फेरेनिक नर्व, ठीक है? ये फेरेनिक नर्व की ना, वो आपसे अक्सर रूट वैल्यू पूछ लेता है, एक फेरेनिक की और एक प्यूडेंडल नर्व की, वो आपसे रूट वैल्यूज पूछता है, और ये इस दफ़ा भी पेपर में आई थी। C3, C4, C5, ये रूट वैल्यूज आपने याद रखनी है। जो सेंसरी सप्लाई है ना, बिल्कुल ठीक है, जो सेंसरी सप्लाई है ना, वो बेसिकली क्या है कि वो सेंटर से फेरेनिक है, और पेरिफेरी से जो है वो 6 इंटरकोस्टल नर्व है। हाँ, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है? ये जो सप्लाई है ना, ये आपको पूछी जाती है, और ये दोनों तरीके से पूछी जाती है। मोटर की भी पूछ लेते हैं, सेंसरी की भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि इट इज़ फेरेनिक प्लस लोअर 6 इंटरकोस्टल, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो वो आपसे पूछ लेते हैं, वो आपसे रूट वैल्यू पूछ लेते हैं फेरेनिक नर्व की। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सम वॉट लीजन हो गई है फेरेनिक नर्व की, तो फिर हमारा जो डायाफ्राम है वो किस तरह अफेक्ट होएगा, ठीक है? किसी ने अगर ये क्वेश्चन देखा है, डबल ए की है, या वैसे पास पेपर्स कर रहे हो और ये क्वेश्चन देखा है, तो कोई मुझे इसका आंसर बताएगा कि अगर हमारे पास लीजन है फेरेनिक नर्व की, तो फिर हमारे पास क्या होता है?
अच्छा, अगर मैं ऑप्शन दूं कि इप्सिलैटरल डायाफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा या सेंट्रल डायाफ्राम का सेंसरी लॉस हो जाएगा, तो फिर आप इसको प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? अगर मैं ये ऑप्शन दूं कि फ्रेनिक नर्व की लीजन हो गई है हमारे पास, और हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो हमारा सेंसरी पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है डायाफ्राम का, उसका सेंसरी लॉस हो गया है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हेमी डायाफ्राम का पैरालिसिस, तो आपने इसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो जिन्होंने अगर अभी तक पास पेपर्स नहीं स्टार्ट किए हैं या प्रैक्टिस नहीं की हैं, वो थोड़ा सा ये समझ लें कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। जो आपकी फ्रेनिक नर्व है ना, वो आपकी सेंसरी सप्लाई भी कंट्रोल करती है और आपकी मोटर सप्लाई भी कंट्रोल करती है, लेकिन सेंसरी सप्लाई ना सिर्फ आधी करती है, ठीक है। तो जब आपके पास उसकी कोई लीजन आएगी, तो पेपर में वो आपको अक्सर दोनों ऑप्शन दे देते हैं। वो आपको ये भी ऑप्शन दे देते हैं कि हमारा जो डायाफ्राम है, हेमी डायाफ्राम, उसका पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। अगर हाँ एक साइड की कट होगी तो फिर ऑब्वियसली हेमी डायाफ्राम इज पैरालिसिस्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा ऑप्शन वो आपको देते हैं सेंट्रल सेंसरी लॉस ऑफ डायाफ्राम। देखा जाए तो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, क्योंकि सेंसरी सप्लाई भी फ्रेनिक से है, मोटर सप्लाई भी फ्रेनिक से है, लेकिन सीपीएसपी बेसिकली क्या करता है, सीपीएसपी वर्ड्स के साथ खेलता है, और सीपीएसपी जो है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ चेक करता है आपकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। बेसिकली सीपीएसपी ये देखना चाहता है कि ठीक है, सही जवाब तो इनको पता ही है, पर पहला सही जवाब कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर में, और सेकंड ऑर्डर में सही जवाब कौन सा है। तो आपने हमेशा एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉलो करना है। वो ये है कि अगर हमारी फ्रेनिक नर्व किसी भी साइड की, एक साइड की डैमेज होती है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे सेंट्रल, जो हमारा सेंसरी लॉस है ना डायाफ्राम का, वो। अगर सेंसरी लॉस नहीं दिया हुआ आपको ऑप्शन में, और सिर्फ दिया हुआ है इप्सिलैटरल हेमी डायाफ्राम का पैरालिसिस, तो फिर आप हेमी डायाफ्राम के पैरालिसिस की तरफ जाओगे। बट अगर आपको ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले आप सेंसरी को प्रेफर करोगे कि सेंसरी सप्लाई जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद आप उसके मोटर फंक्शन को प्रेफर करोगे कि मोटर फंक्शन में उसका पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। डायाफ्राम के हमने अभी तक जो है ना 4 क्वेश्चन किए हैं। एक हमने इसकी मोटर सप्लाई का किया है, एक सेंसरी का किया है, उसकी रूट वैल्यूज़ कर ली हैं, और एक हमने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि अगर इसकी नर्व सप्लाई की लीजन होती है तो क्या होता है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी वीनस सप्लाई, ठीक है। वीनस सप्लाई, यू जस्ट नीड टू नो कि वीनस सप्लाई क्या है। इट इज़ बेसिकली ब्रेकियोकेफेलिक वेन, एजाइगस वेन एंड एब्डोमिनल वेन्स, ठीक है। जितने जितने स्ट्रक्चर्स डायफ्राम कंट्रोल करता है, उनके आसपास की सारी वेन्स जो है ना, वो उसको सप्लाई करती हैं, ब्रेकियोकेफेलिक, एजाइगस, ठीक है। अब एक और सवाल आता है डायफ्राम के हवाले से, वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर जो कि डायफ्राम को परफोरेट करते हैं। बेसिकली हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो डायफ्राम है वो हमारे थॉरेक्स और एब्डोमिनल कंटेंट्स को सेपरेट करता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको ब्लड सप्लाई जानी है तो वो तो थॉरेक्स से एब्डोमिन जानी है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हमारे डायफ्राम में हमारे पास 3 जगह पर ओपनिंग्स आती हैं, जिसको हम कहते हैं परफोरेशन, सही है। ये परफोरेशन के सारे लेवल्स याद करने हैं, और इसमें से जो जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं ना, ये भी याद करने हैं, ठीक है। ये पेपर में आ जाते होते हैं। सबसे कॉमन ये अयोर्टा का आता है, और उसके बाद सेकंड कॉमन जो है ना, वो आपके पास एसोफेगस आता है, ठीक है। 3 लेवल्स पर ये होती हैं, वर्टिब्रा के लेवल्स होते हैं, T8, T10 और T12। T8 पे आपके पास वेना कैवा और फेरेनिक नर्व आती है, फेरेनिक नर्व में भी राइट फेरेनिक नर्व। T10 में आपके पास एसोफेगस आती है और वेगस नर्व आती है, ठीक है। और T12 में आपके पास अयोर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन आती है। ये मोस्टली रट्टा है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, लेकिन ये आपने स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक हम हमारी जो थोरेसिक कैविटी है इसकी एनाटमी कर चुके हैं।
अब हम इसकी फिजियोलॉजी पे आएंगे। बेसिकली जो हमारी थोरेसिक कैविटी है ना, इसमें हमारे दो फंक्शंस लोकेटेड होते हैं, एक हमारा हार्ट का होता है और एक हमारा लंग्स का होता है। ठीक है, जो हमारा लंग्स का फंक्शन है ना, उसका फंक्शन ये है कि उसने एक्सचेंज ऑफ एयर करवानी है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। उस एक्सचेंज में उसने हमारी बॉडी को देना है ऑक्सीजन और हमारी बॉडी से निकालना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ही क्वेश्चन इसके फंक्शन से आता है रिलेटेड, कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग स्टिमुलस कौन सी गैस देती है। किसी को इसका आंसर पता है? हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग स्टिमुलस है वो कौन सी गैस देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग स्टिमुलस होता है वो कौन सी गैस का होता है। ठीक है, तो यू शुड नो कि CO2 मेन हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग स्टिमुलस देती है। जब CO2 की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बॉडी में ये रिस्पॉन्स जाता है कि अब इसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारा करता है पल्मोनोलॉजी का सिस्टम। अब ये कैसे करता है? ये करता है दो प्रोसेसेस से, एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि हम एयर अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन में क्या होता है कि हम एयर बाहर लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको ना ऑर्डर चेक करके बता दूंगी। ठीक है, जो मैंने डबल ए में देखा है ना, वो तो ये है कि पहले आपने सेंसरी वाला करना है। ठीक है, अच्छा, जो आपका इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि आपने एयर जो है ना वो अंदर ली है और एक्सपिरेशन में क्या है कि आपने उसको बाहर निकाला है। ठीक है, इसके लिए अब इसमें ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो इसमें स्टिमुलस आता है ना, वो आपके पास आ जाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है मसल्स हमारी जो वर्क कर रही हैं वो। ठीक है, ये मसल्स आपको याद करनी पड़ेंगी। मसल्स का अक्सर क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास बेसिकली ब्रीदिंग होती है। पहले हम इंस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो है एक क्वाइट इंस्पिरेशन आती है। क्वाइट इंस्पिरेशन है कि जैसे अभी अगर हम लोग बैठे हुए हैं या हम लोग लेटे हुए हैं, ठीक है, तो हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, दैट इज़ क्वाइट ब्रीथिंग। लेकिन अगर हम एक्सर्शन करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट इज़ जो है वो हमारी एक्टिव ब्रीथिंग आ जाती है, या एक्सरसाइज कह लो। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा मसल्स चाहिए ज़्यादा जोर लगाने के लिए। जो आपकी क्वाइट ब्रीदिंग है ना, उसमें सबसे पावरफुल जो आपकी मसल है ना, वो है डायाफ्राम। ठीक है, ये आप लोग साइड पे लिख लो मसल्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वाइट ब्रीदिंग में, क्वाइट इंस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसल है दैट इज़ डायाफ्राम। और डायाफ्राम जो है वो आपका वर्टिकल डायामीटर को इंक्रीज करती है। वर्टिकल डायामीटर ये वाला होता है। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पेपर में क्या आता है, वो आपसे एपी और ट्रांसवर्स पूछता है। अब एपी और ट्रांसवर्स दोनों एक ही मसल कंट्रोल करती है, लेकिन क्योंकि वो आपसे उसने दो दो डिफरेंट डायमीटर्स पूछे होते हैं ना, तो हमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि यार इनको एक ही मसल कंट्रोल करती है तो डायाफ्राम कहाँ गया। डायाफ्राम जो है ना वो आपका वर्टिकल डायमीटर कंट्रोल करता है और वो इंस्पिरेशन में यूज़ होता है, क्वाइट इंस्पिरेशन में। जब एक्सरसाइज होती है ना, फिर हमें डायाफ्राम के साथ और भी चीज़ें चाहिए। फिर हमें चाहिए, एक मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और उसके साथ हमारे पास एसेसरी मसल्स होती हैं। एसेसरी मसल्स वो होती हैं जो डायरेक्टली आपके थोरेसिक केज के अंदर नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी आपको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती हैं। उसमें आपके पास आ जाता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड और स्केलिन। ठीक है, अच्छा,
अब एक पेपर पेन पकड़ लो और ये चीज़ें अब आप साइड पे कहीं लिख लो, जो मैं आपको एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो क्वाइट ब्रीदिंग के लिए डायफ्राम सबसे पावरफुल है और वो वर्टिकल डायमीटर कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर में सवाल आता है कि हमारे पास इंस्पिरेशन के लिए कौन सी मसल एक्ट करती है, और इसमें वो आपको डायफ्राम का ऑप्शन नहीं देता, वो आपको देता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है ना, वो आपका एपी और ट्रांसवर्स डायमीटर, एपी और ट्रांसवर्स कौन सा होता है, ठीक है। एपी होता है एंटेरोपोस्टीरियर, यानी ये यहाँ आगे से लेके पीछे तक का इस तरह जाता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ना, वो आपका ये होता है, ठीक है। इन दोनों को इंक्रीज करने वाली जो मसल है वो है एक्सटर्नल कोस्टल, ठीक है। अब जो एपी डायमीटर है, जो एपी डायमीटर है उसकी जो मूवमेंट है वो है पंप हैंडल। एंटेरोपोस्टीरियर है ना, तो जैसे एक पंप होता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, वो वाले जो मूवमेंट है ना वो करता है एपी डायमीटर। जो ट्रांसवर्स है ना, वो करवाता है बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। अगर ऐसे देखो तो एक बकेट हैंडल जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, और जो पंप होता है ना वो आगे से पीछे उसका फ्लो हो जाता है, यानी आप ऊपर से नीचे करते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स सबको समझ आ गए हैं, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ये सब आते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं एब्डोमेन में, ठीक है, और उसको थोरेसिक फ्रैक्चर्स में, यानी बेसिकली एक बंदा है उसको आरटीए के साथ आया है। अब हमने देखा है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसका एब्डोमेन मूव कर रहा है, कौन सी मसल की वजह से मूव करेगा, किसी को इसका आंसर पता है? आरटीए का पेशेंट है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ आया है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एब्डोमेन मूव करता है, क्यों, किस मसल की वजह से मूव करता है, किसी को इसका आंसर पता है? हाँ जी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये भी एमसीक्यू है। यहाँ तक प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में हमने सिर्फ एमसीक्यूज की हैं, ठीक है। क्वाइट ब्रीदिंग में डायाफ्राम, वर्टिकल डायमीटर। अच्छा, अब आप लोग बताओ, वर्टिकल डायमीटर कौन सी मसल इंक्रीज करती है? मैं सारा कुछ रिपीट करवाती हूँ। वर्टिकल डायमीटर डायाफ्राम इंक्रीज करता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक्सरसाइज है और इंस्पिरेशन हो रही है, कौन सी मसल एक्ट करेगी, तो इसका क्या आंसर है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेपर में ना आपको सारे ऑप्शन दे देता है, एक में वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल लिखता है, एक में उसने साथ एसेसरी मसल्स भी डाली होती हैं, आपने वो चूज करना है जिसमें सारी मसल्स आए, ठीक है। गो फॉर द लॉन्गेस्ट, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्केलिन। नहीं, इसका है कि एक्सटर्नल ओब्लिक जो होती है ना वो आपकी एब्डोमेन की करता है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमने रेस्पिरेशन के हवाले से पूछा है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी सी के एब्डोमेन मूव कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कौन सा डायमीटर इंक्रीज करता है, तो फिर इसका क्या आंसर है? ट्रांसवर्स और, हाँ जी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एपी और ट्रांसवर्स करता है, ठीक है। एपी डायमीटर में कौन सी मूवमेंट होती है? अगर हमने एपी डायमीटर को एज एन एग्जांपल देना हो कि इसमें कौन सी टाइप की मूवमेंट होती है, एपी डायमीटर में पंप हैंडल मूवमेंट होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर में कौन सी मूवमेंट होती है? हाँ जी, बकेट हैंडल ट्रांसवर्स में होती है।
यहाँ तक तो आपको ये मसल्स याद हो गई। अब एसेसरी मसल्स पे आ जाते हैं। दो एसेसरी मसल्स हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और एक हमारे पास होती है स्केलीन। ठीक है, जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड होती है ये क्या करती है, इंस्पिरेशन बेसिकली क्या है, इंस्पिरेशन ये है कि आपने एयर अंदर लेके आनी है। अंदर लेकर आने के लिए हमने ना अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाना होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए आपको अंदर नेगेटिव प्रेशर चाहिए ताकि बाहर से हवा अंदर आए। जो नेगेटिव प्रेशर बनता है ना वो कैसे बनता है, वो हमारी चेस्ट का ये डायमीटर इंक्रीज करके बनता है। हमने चेस्ट के अंदर जगह ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है ताकि उसका जो प्रेशर है ना वो कम से कम होता जाए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए अब हम एक्सरसाइज में जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं ना वो एफर्ट हमने इस तरह सोचना है कि ये एफर्ट सारा क्यों हो रहा है, ये रिब केज को बड़ा करने के लिए हो रहा है। तो जो आपकी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है ना, ठीक है, अच्छा ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी क्योंकि जो मेरे पास नसीम शहजाद में है ना वो उन्होंने इंटरकॉस्टल लिखी है। ठीक है, पर अगर दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं ना तो हमेशा डबल है। जहां आपकी थ्योरी की बुक कॉन्ट्रोडिक्ट करेगी आपके एमसीक्यूज के साथ, वहां पर आपने डबल ए को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमारी जो फिर डबल ए में है ना आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, हो सकता है मे बी बुक में कोई मिसप्रिंट हो। जो मेरे पास एडिशन है उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, बट माइट भी कि ये कोई मिसप्रिंट हो। यू हैव टू गो फॉर जो आपके एमसीक्यूज लिखे हैं क्योंकि डबल ए आपकी मोस्ट एक्यूरेट बुक है, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी किस्म के एरर के। जो एरर होता है ना उसका वो एरेटा दे देते होते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक आपका है इंस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम कर रहे हैं एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स में आपके पास आ जाता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है ना वो क्या करता है, वो हमारे स्टर्नम को एलिवेट करता है। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने ऊपर उठाना है आपके स्टर्नम को। और जो स्केलीन है ना वो आपकी रिब्स को एलिवेट करता है। ये स्केलीन है, स्केलीन थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है, ये रिब्स को ऊपर उठाता है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड जो होता है वो स्टर्नम को ऊपर उठाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको इंस्पिरेशन का समझ में आ गया है कि बेसिकली इंस्पिरेशन क्या है और इसकी कौन कौन सी मसल्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारी चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन बेसिकली क्या है कि हमने एयर अंदर ले ली थी, अब हमने जो एयर है ना उसको बाहर भी निकालना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है, जो आपकी एक्सपिरेशन है ना, कोई मुझे बता सकता है क्वाइट एक्सपिरेशन में कौन सी मसल्स आपकी यूज़ होती हैं? क्वाइट एक्सपिरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? हाँ जी, पैसिव प्रोसेस होता है बट मोर एक्यूरेट एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से इट इज़ इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। बेसिकली इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है कि हमारी जो लंग्स होती हैं ना उनमें इलास्टिसिटी होती है। जब इंस्पिरेशन हुई है, इंस्पिरेशन ने उनको एक्सपैंड करवाया है, तो वो वापस भी अपनी जगह पे जाएंगी। तो अगर आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, अगर हम नॉर्मली बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो हमारी लंग्स जो स्ट्रेच हुई हैं ना वो वापस स्ट्रेच बैक भी होंगी। ठीक है, उस चीज़ को हम जो है वो कहेंगे इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। और वो हमारे पास एक्सपिरेशन में आता है, पैसिव एक्सपिरेशन कह लो या क्वाइट ब्रीदिंग कह लो, उसमें हमारे पास जो है वो चीज़ आती है। लेकिन अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमारे पास कौन सी मसल है जो कि कंट्रोल करती है हमारी एक्सपिरेशन को? कोई मुझे ये बता सकता है? हाँ जी, इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है। अब जैसे हमारे पास
मसल्स थी ना, जो हमारे पास एसेसरी मसल्स थी इंस्पिरेशन में, वैसे हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स होती हैं एक्सपिरेशन में। जो एक्सपिरेशन की आपके पास मसल्स है ना, वो आपके पास है रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स। जिन्होंने मुझे डबल ए का क्वेश्चन बताया ना, माइट भी कि आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हो, मैं डिफरेंट देख रही हूँ। आप उसकी अगर स्टेटमेंट शेयर कर सकते हो ना, तो स्टेटमेंट शेयर कर दो। ठीक है, हो सकता है कि पेपर में स्टेटमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर उसने स्टेटमेंट में आपको एक्सपिरेशन दी है, ठीक है, मूवमेंट दी है, और फिर उसने कहा है कि एब्डोमिन मूव कर रहा है, तो उस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको इंस्पिरेशन में बताया है। ठीक है, जो अब बात है ना एक्सपिरेशन की, तो एक्सपिरेशन में आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, उनका एक एसेसरी रोल है। ठीक है, उसमें रेक्टस एब्डोमिनस भी आ जाता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी आ जाता है, और आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स भी आ जाती हैं। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है ना कि विच मसल इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, देखो उसने इंस्पिरेशन की बात नहीं की है, उसने स्पेसिफिकली आपको नहीं बताया है कि इंस्पिरेशन है या एक्सपिरेशन है, तो उस पॉइंट में आपने एब्डोमिनल मसल्स के, ठीक है, उस पॉइंट पे आपके पास आंसर जो होगा ना, वो आपके पास एब्डोमिनल मसल्स होगा। चाहिए स्टेटमेंट पे गौर करना है कि बेसिकली उसने आपसे स्टेटमेंट में पूछा क्या है। अगर उसने एक्सपिरेशन का वर्ड यूज़ किया है, या अगर उसने यूज़ नहीं किया वर्ड कि हमारे पास सिर्फ एब्डोमिन मूव कर रहा है, तो फिर आपके पास एब्डोमिन की मूवमेंट के लिए एब्डोमिनल मसल्स आएंगी। अच्छा देखो, यहाँ पर उसने ये कहा है कि आपने नोटिस किया है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग एब्डोमिन इज मूविंग। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एब्डोमिनल मसल्स आती हैं। ठीक है, जो मेरे पास बुक में स्टेटमेंट था ना क्वेश्चन का, वो बेसिकली था इंस्पिरेशन के हवाले से कि इंस्पिरेशन में मूव कर रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का डिफरेंस आ जाता है। एब्डोमिनल मसल्स जो हमारी होती हैं ना, वो होती हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये आपके पास एक्सर्शन की केस में आती हैं, एक्सपायरेशन में भी, और अगर एब्डोमिन मूवमेंट हो रही है तो फिर भी। क्योंकि हमारे पास बेसिकली दो टाइप के ब्रीदिंग पैटर्न आते हैं, एक हमारे पास थोरेसिक आता है जो फीमेल्स में होता है, और एक एब्डोमिनल होता है जो मेल्स में होता है। एब्डोमिन को एब्डोमिन की मसल्स मूव कराएंगी। ठीक है, स्टेटमेंट गौर से देखना है, कभी कभी हो जाता है कि वो आपको स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से देता है। ये क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा दो। एक्सपिरेशन जो है, क्वाइट एक्सपिरेशन में कौन सी मसल यूज होगी या कौन सा प्रोसेस यूज होगा? एक्सपिरेशन में इलास्टिक रिकॉइल होगा, डायाफ्राम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज में कौन सी मसल यूज होगी एक्सपिरेशन के लिए? हाँ जी, इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है, ये यहाँ तक हमने ना प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कर ली है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में ये मसल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल्स आपको पता होनी चाहिए, और ये वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा मैकेनिकल हो गया है कि मैकेनिकली हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब है मसल्स की मूवमेंट, पर इन मसल्स को पता कैसे चलेगा कि हमने मूव करना है या हमने मूव कराना है? खुद से तो ये मूव नहीं करेंगी, इन्हें आएगा स्टिमुलस जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर से आएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, वो हमारी ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लोकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स के हिसाब से। जब हमने ब्रीथ करना है ना, हाँ, इंटरनल इंटरकोस्टल के अलावा जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है ना, वो यूज़ होती हैं आपके ब्रीदिंग पैटर्न में, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक। अगर पेपर में सारी मसल्स दी हुई हैं तो सारे वाले ऑप्शन के साथ जाना है, अगर एक दी हुई है तो फिर आपने इंटरनल इंटरकोस्टल के साथ जाना है, क्योंकि मेन वो है।
हम पढ़ रहे हैं नसीम शहजाद से, ठीक है। हमने यहाँ तक पल्मों की फिजियोलॉजी स्टार्ट की हुई है। पल्मों की फिजियोलॉजी में हमने ब्रीदिंग पैटर्न पढ़ा है, ठीक है, और उसकी मसल्स पढ़ी हैं। फोर्स्ड एक्सपिरेशन की बात हो रही है कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स का रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने मसल्स कर लिए हैं कि मैकेनिकली क्या होता है, कैसे हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, ठीक है। अब इस मैकेनिकल कंट्रोल के लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है, कैसे मसल्स को पता चलता है कि हमने ये काम करना है, वो आता है ब्रेन से। ब्रेन में ब्रीदिंग पैटर्न्स के हिसाब से डिवीजन होती है रेस्पिरेटरी कंट्रोल की, ठीक है। हमारी ब्रेन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, वो आप कह लो कि 3 जगहों पे होता है, ठीक है। एक वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, एक वो होता है मेडुला में, और एक वो होता है पॉन्स के अंदर, ठीक है। ये 3 जगहों पे हमारी ब्रेन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो होता है, और डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स में डिफरेंट टाइप के सेंटर्स पे वो जाता है, और डिफरेंट टाइप के सेंटर्स फिर डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को इंगेज करते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यू के हवाले से पता होनी चाहिए, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो क्या कंट्रोल करता है, वो हमारी वॉलेंट्री रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री रेस्पिरेशन का मतलब है कि अब बैठे बैठे हमने सोचा हमने सांस रोकना है, वॉलेंट्री है, हमने ये सोचा है, हम एक खुद से वी कैन होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा, बिकॉज आप यू कैन नॉट वॉलेंटरी कीप ऑन होल्डिंग योर ब्रेथ। तो जो वॉलेंट्री रेस्पिरेशन है ना आपकी, कि सोचा है कि अब सांस रोकना है और सोचा है कि अब सांस लेना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का यहाँ तक का ही रोल है कि वो जो है वो आपकी वॉलेंट्री रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मिड